जियो ब्लैक रॉक अपना अगला एक्टिवली मैनेज फंड लेके आ चुका है। उनका जो पिछला एक्टिवली मैनेज फंड है वो था जियो फ्लेक्सी कैप। जब वो लॉन्च होने जा रहा था तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या आपको उस फ्लेक्सी कैप में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत पसंद की, तो मैंने सोचा कि फिर से एक वीडियो बनाते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर एनएफओ में, न्यू फंड ऑफर में, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे सारे व्यूअर्स के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं इस पूरे फंड के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप एकेडमिकली देखें, आप इस तरीके से देखें कि जब भी आप किसी फंड को इवैल्यूएट करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको पैरेलली देखते रहना चाहिए। मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं, पर उतने में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको इस पर्टिकुलर फंड में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस कैटेगरी में भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फाइनली अगर आपको करना भी है तो कैसे करना चाहिए। तो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड 27 जनवरी से 9 फरवरी तक ओपन है। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेक्टर रोटेशन, जिसे हम बिजनेस साइकिल फंड भी कहते हैं, बहुत सारे फंड्स इस कैटेगरी में, वो एक्चुअली होता क्या है और करता क्या है। सेकंड, हम जियो ब्लैक रॉक की प्रेजेंटेशन देखेंगे। उन्होंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाई है और उसमें उन्होंने कंप्लीटली बताया कि क्यों सेक्टर रोटेशन इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट फ्रॉम डेटा स्टैंड पॉइंट एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हमें मिलेगी और बहुत अच्छा एनालिटिक्स हमें मिल सकता है। थर्ड, हम जो एग्जिस्टिंग बिजनेस साइकिल फंड की स्कीम्स है उनको इवेल्युएट करेंगे। ये कोई पहला फंड नहीं है जो इस कैटेगरी में आ रहा है, बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी हैं। तो उनको उनके बेंचमार्क के साथ, उनके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से और कैटेगरी एवरेज के हिसाब से भी देखेंगे कि क्या उस कैटेगरी ने परफॉर्म किया भी है और उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चौथा, हम देखेंगे कि किन इन्वेस्टर्स के लिए ये पर्टिकुलर फंड सूटेबल है, और इस सूटेबिलिटी के लिए मैं पहली बार ऑन स्क्रीन एआई का यूज करके बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज हम यूज करने वाले हैं। कितना आसान हो जाएगा आप देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। और फाइनली फाइनली फाइनली, शुड यू एक्चुअली अप्लाई फॉर दिस एनएफओ? क्या आपको इस एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? मेरा जो व्यू है वो मैं आपके सामने जरूर रख दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक रुकिएगा और देखिएगा कैसे एक एनएफओ को इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे कैटेगरी को कंपेयर किया जाता है और चेक किया जाता है। पर आगे जाने से पहले अभी तक सिर्फ 26% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। बहुत मेहनत लग रही है, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस, हम यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड हमारा आ रहा है। अब अगर इस पे मैं इन्वेस्ट नाउ दबाता हूं तो ऑब्वियसली इसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। अब फंड का ओवरव्यू समझते हैं। फंड का ओवरव्यू है, द फंड एम्स टू प्रॉम्प्टली एंड एफिशिएंटली कैप्चर सेक्टर ट्रेंड्स by being overweight in sectors that may perform well and underweight in those that are not। यानी कि हम ये बेट करेंगे, ये फंड बोल रहा है हम ये बेट करेंगे उन सेक्टर्स पे जो आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और उनसे हट जाएंगे जो आगे जाके अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? हाँ, हम हमारे फंड मैनेजर को यूज करेंगे। अब फंड मैनेजर कौन है? तन्वी कचेरिया और साहिल चौधरी। आइए तन्वी कचेरिया जी को देखते हैं। तो तन्वी कचेरिया जी 14 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में है। शी करंटली सर्व्स एज द इंडेक्स एंड एक्टिव इक्विटी फंड मैनेजर एट जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन हर प्रीवियस रोल तन्वी ने क्या किया? वो ब्लैक रॉक में थी, यूएसए में थी, इधर आ गई। वो क्या करती थी? वो इमर्जिंग मार्केट लिस्टेड आईसीएस फंड को मैनेज करती थी। इमर्जिंग मार्केट्स में ऑब्वियसली इंडिया भी आ जाता है। उसके अलावा बाकी कनेडियन और लैटिन अमेरिकन लिस्टेड आईसीएस फंड्स को भी मैनेज करती थी। और अभी अगर आप देखो तो ये इनके सारे ये जो इंडेक्स फंड्स हैं इन सबको मैनेज कर रही है। अगर आप देखो एज ऑफ नाउ शी इज मैनेजिंग ऑल द इंडेक्स फंड्स, और जो ये फ्लेक्सी कैप इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था और सेक्टर रोटेशन फंड को भी यही मैनेज करेंगी। तो ये इनका एक्सपीरियंस है। उसी के साथ साथ साहिल चौधरी भी हैं, वो भी फंड मैनेजर है। उनका भी 14 साल का एक्सपीरियंस है। वो भी पहले ब्लैक रॉक में काम करते थे, मल्टी एसेट स्ट्रेटजीज और सोल्यूशन बिजनेसेस में वो काम करते थे। यानी कि दोनों का एक्सपीरियंस भी अच्छा है और ब्लैक रॉक के साथ बहुत टाइम से जुड़े भी हुए हैं। तो जियो ब्लैक रॉक के ये एक्टिवली मैनेज फंड्स को दोनों मैनेज कर रहे हैं। ये लोग सेक्टर मूवमेंट्स को कैप्चर करेंगे और ब्लैक रॉक की सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए। भारी भारी शब्द है। 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो बेंचमार्क माना जाएगा वो निफ्टी 500 माना जाएगा, क्योंकि ये निफ्टी 500 में रहेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। तो आइए सबसे पहले हम इनकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन क्या है। और मैंने जैसे कहा था कि प्रेजेंटेशन इनकी बहुत अच्छी है, इन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल में बनाई है। और अगर आप ये देखें, ये टेबल मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एनएफओ में कर लेना, मैं डेटा की तारीफ कर रहा हूं। बड़ा सुंदर डेटा लगा मुझे। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2015 से लेकर 25 यानी कि करीबन 10 साल का डेटा यहां पे प्लॉट कर दिया है। और 10 साल के डेटा में उन्होंने बताया कि कौन सा जो सेक्टर था उसने कब बेटर परफॉर्म किया है, कौन उस ईयर का विनर था। तो जैसे 2015 का विनर जो था वो हेल्थ केयर था, 2016 का विनर मटेरियल्स था, 2017 का विनर हैंड्स डाउन जो था रियल एस्टेट था, फिर 2018 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, फिर 2019 में एनर्जी था, सो ऑन सो फोर्थ। अगर 2025 की हम बात करें तो फिर से एनर्जी ने जो है बाजी मारी और नंबर 2 पे कम्युनिकेशन सर्विसेज था। तो यानी कि इन लोगों ने क्या किया कि हर सेक्टर ने हर साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं उसको कैप्चर किया, और उसी के साथ नीचे इन्होंने एनएसई 500 का भी रिटर्न कैप्चर कर लिया। अब समझिए कि 2015 में सेक्टर इतने उथल पुथल हुए, पूरी एनएसई 500 ने सिर्फ 0.1% का रिटर्न दिया।
इसी तरीके से 2025 में 7.2 का दिया है, 2023 में 26.9 का दिया है, 2017 में 37.6 दिया। क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स चल गए थे उस टाइम रियल एस्टेट चल गया, फाइनेंशियल्स चल गया, एनर्जी चल गया, तो सारे सेक्टर्स चल गए, जिस वजह से 2017 जो है एक अच्छा रिटर्न्स का ईयर बना। अब ये भी एक बड़ा अच्छा डेटा पॉइंट है, वो ये है कि जब भी आप कोई साल के लूजर और विनर को देखते हो ना, तो उसके बीच में गैप कितना है। तो फॉर एग्जांपल 2015 में सबसे बड़ा लूजर था रियल एस्टेट, सबसे बड़ा विनर था हेल्थ केयर, दोनों के बीच में गैप था सिर्फ 26.6%। तो यानी 14.9 और 11.8 को आप ऐड कर दो तो 26.6% के आसपास बनता है। सिमिलरली 2016 में हेल्थ केयर सबसे बड़ा लूजर था, मटेरियल सबसे बड़ा विनर था, दोनों के बीच का गैप था 41%। 2017 एक साल रहा जहां पे बहुत बड़ा गैप था क्योंकि रियल एस्टेट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए थे, पर हेल्थ केयर सबसे ज्यादा गिरा था, यानी मोटा मोटी सारे सेक्टर्स ने इस साल परफॉर्म किया ही था। फिर 2018 का टाइम आया, फिर 19, 20 आप देख सकते हैं, और 2025 तक आते आते यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है 25% अप था और रियल एस्टेट 18% डाउन था, तो यानी टोटल 43% का जो है गैप रहा है। अच्छा, ये जो सेक्टर रिटर्न्स है, इसके साथ मैंने एक एक्सरसाइज करी, मैं खुद पे रिसर्च कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको प्लॉट कर दिया एक्सेल शीट में। तो मैंने ये देखा कि अगर इन 10 सालों में किसी ने 100 रुपए डाले होते एनर्जी में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्टर में, तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स एनर्जी ने दिए, उसके 100 रुपए बन गए होते 575 रुपीज, यानी कि 19.1% का सीएजीआर आता। सिमिलरली मटेरियल्स में 17.6 का था, इंडस्ट्रियल्स में 16.7 का था। यानी अगर आप सीएजीआर बेसिस पे भी देखें तो जो वर्स्ट सेक्टर रहा है वर्सेस जो बेस्ट सेक्टर रहा है पिछले 10 साल में, उसमें 9% पर एनम का फर्क है। यानी कि अगर कोई फंड एक्चुअली सेक्टर को अच्छे से पकड़ ले तो भाई बहुत जबरदस्त रिटर्न बन सकते हैं, पर अगर वो फंड सेक्टर को ठीक से नहीं पकड़ पाया तो ऐसे जूते पड़ेंगे जिसका हिसाब नहीं है। क्योंकि यहां कैपिटलाइजेशन की तो बात नहीं हो रही, हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के हिसाब से तो जा ही नहीं रहे। हम तो ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि अगले साल का रॉकिंग सेक्टर कौन सा होने वाला है। तो दैट इज द प्रिडिक्शन एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर। वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे, तो ये समझ लिया भाई कि अल्फा समझाना चाहते हैं कि लोएस्ट सेक्टर से हाईएस्ट सेक्टर जो है, अगर उस बीच में हमने अच्छे से चेंज ओवर मार लिया तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, फिर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्टर्स जो है वो चूज कर रहे हैं थीमेटिक और एक्टिव स्ट्रेटजीज को, अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बाद होगा क्या, व्हाट इज सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी। ये जो उन्होंने बोला ना, हमारा सॉफ्टवेयर है बहुत जबरदस्त, तो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जिसमें ह्यूमन प्लस मशीन का जो है मिक्सचर होता है, तो कहीं जाके हमारा जो है एक फाइनल पोर्टफोलियो निकलता है इसके बेसिस पे। तो ये क्या कोशिश करते हैं, एम्स टू मेजर डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली यूजिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम मेजर करेंगे डेटा को, बिल्ट टू केयरफुली बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल्स। ठीक है, और थर्ड इज पोर्टफोलियो पोजीशन साइज बाय डिसिप्लिन रिस्क बजटिंग। ठीक है, तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो रूल होता है, रिस्क रिटर्न होना चाहिए, डेटा आपका ठीक होना चाहिए, और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो की साइजिंग ठीक होनी चाहिए, कहाँ कितना निवेश करना, अगर 1000 करोड़ का यूएम है तो 100 करोड़ कहाँ डालना है, 50 करोड़ कहाँ डालना है, ये सारी चीजें। फिर प्रोसेस बता दिया इन्होंने कि किस तरीके से करेंगे। इनका जो अलादीन है, जो एआई मॉडल है, उसमें फंड मैनेजर के इनपुट्स आएंगे, रिस्क मॉडल आएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएंगे, और उसके बेसिस पे ये सेक्टर को ओवरवेट या अंडरवेट करेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि समझो कोई सेक्टर ए है जिसका निफ्टी 500, क्योंकि इनका बेंचमार्क निफ्टी 500 है, उसमें 30% वेट है, हो सकता है ये बोलेंगे हम तो 5% देंगे, हमें लगता नहीं है वो सेक्टर चलेगा इस साल। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर फंड। फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका जो हम टीआर ले रहे हैं, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं, वो सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5% ले रहे हैं, और अगर यही 0.75 टू 1% होता तो 1 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1,33,000 रुपए बच जाता है ओवर इट्स लाइफ, ओवर द इन्वेस्टमेंट लाइफ फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि आपका 0.5% का जो है वो सेविंग्स होता है। अगर कोई पर्टिकुलर फंड है वो 1% चार्ज कर रहा है, अगेंस्ट ये लोग जो है सो 0.5 चार्ज कर रहा है। अगर कोई फंड 0.75 चार्ज कर रहा है तो आपको ओवर अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स 36,000 रुपए की बचत होती है। ऑब्वियसली जितना एक्सपेंस रेशियो कम होता है और जितना वो कंपाउंड होता है उतना उसमें फर्क आ जाता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, उसको हमने बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट करते हैं यानी कि पिछले सालों के रिकॉर्ड्स पे लगाते हैं और देखते हैं कि उससे क्या रिजल्ट निकला। तो उससे जो इन्होंने कहा है कि अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे अगस्त 2017 में, ठीक है, तो बैक टेस्टेड रिजल्ट जो था, यानी कि ये जो पर्पल लाइन है, वो 1000 रुपए बन गए होते 3854 हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, अब जो बीएससी 500 है, यानी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 है, दो है, एनएससी 500, बीएससी 500, मोटा मोटी दोनों में सेम है, तो यानी 3000 रुपए मोटा मोटी बनते हैं अगर आप इंडेक्स में वो पैसा डालते, वर्सेस अगर हमारी स्ट्रेटजी पे डालते तो वो 3000 की जगह 3854 रुपए बनते। यानी यू वुड हैव मेड अ अल्फा कहते हैं हम इसको, कि बेंचमार्क से आपने ज्यादा रिटर्न्स बना लिया 854 रुपीज यहाँ पे, यानी 25 टू 30% के आसपास आपने ज्यादा रिटर्न्स बनाया होता अगर ये स्ट्रेटजी बैक टेस्टेड चलती तो
तो ये इन्होंने बताया, ठीक है। फिर बैक टेस्ट के इन्होंने और सारे पैरामीटर्स बताए, क्या-क्या बैक टेस्ट के पैरामीटर्स थे। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में इनकी स्ट्रैटेजी ने 9.67% दिया होता, एनएसई ने 7.76 दिया होता। 5 ईयर के होराइजन में इन्होंने 19.82 दिया होता, जबकि एनएसई ने 16.88 दिया था। यानी कि ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारी जो बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, वो ओवर रीजनेबल टाइम आपको अच्छा अल्फा दे जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। ये बातें हम चेक करेंगे। अब ये सारी चीजें ना सीखने नहीं मिलती, ये सारी चीजें समझनी है कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन, बेंचमार्क, ये सब क्या होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं एक मास्टर क्लास करूंगा। और ये मास्टर क्लास जो है, ये आज तक 60,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। अब इस मास्टर क्लास में होता क्या है, इस मास्टर क्लास में हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर जनरेट कर सकते हैं, माइंडसेट क्या होना चाहिए इन्वेस्टिंग का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे रखें और पैसिव इन्वेस्टिंग कैसे करें। और फाइनली हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने लिए अल्फा जनरेट कर सकते हैं। और कुछ 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर ले तो आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर परफॉर्म करवा सकते हैं। और वो बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं। ये सारी चीजें जो है हम इस मास्टर क्लास में करते हैं। तो भाई इस मास्टर क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। 1 रुपया नहीं ले रहा हूं आपसे, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं मैं आपसे। आइए, 3 घंटे का समय होता है, मेरे साथ बैठिए, लाइव क्लास होती है। और उसमें ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का राइट नंबर क्या होना चाहिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए, पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, और एक्टिव अगर आप करेंगे तो आप कैसे अल्फा जनरेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बेटर कर सकते हैं। ये हम सब सिखाते हैं। करना क्या है, जो है डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, फटाफट जाके फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये कंप्लीटली फ्री मास्टर क्लास है, बट जैसे ही ग्रुप भर जाएगा उसके बाद फर्दर एडमिशन नहीं होंगे। तो टाइम मत वेस्ट करिए, फटाफट कर लीजिए। तो गाइस, अभी तक हमने 2 चीजें समझ ली हैं कि बिजनेस साइकिल फंड होता क्या है, सेक्टर रोटेशन फंड होता क्या है, सेम ही चीज है। और जियो ब्लैक रॉक की प्रेजेंटेशन देख के समझ लिया कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है इसको लेके। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हिस्ट्री क्या कह रही है। आज तक जो फंड्स लॉन्च हुए उनका क्या हुआ है, उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है। और अगर मैं एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड ले लेता हूं, क्योंकि ये भी एक फ्लेक्सी कैप का तरीके का फंड है, तो उसने कैसा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू दीज पर्टिकुलर फंड्स। तो आइए इसको लेके हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और इसके लिए मैं ये शार्पले का टूल यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं स्क्रीनर पे जाता हूं यहाँ पे, और स्क्रीनर पे जाके मैं म्यूचुअल फंड्स के स्क्रीन पे जाता हूं, और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू करता हूं। और क्रिएट न्यू करके सबसे पहले मैं इस कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूं। अब इधर हम क्या लिखेंगे, बिजनेस साइकिल फंड। तो ये आ गया जी, बिजनेस साइकिल फंड। थीमेटिक में माना जाता है, और आप जानते हैं थीमेटिक जनरली काफी रिस्की होते हैं, रिस्की कैटेगरी मानी जाती है। अब ऐसे 18 म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस टाइम पे बिजनेस साइकिल फंड्स में हम गिन सकते हैं। अगर मैं इनके पिछले 1 साल की रिटर्न देखूं तो सबसे खराब जो फंड है वो क्वांट बिजनेस साइकिल फंड रहा है, जिसने -8% दिया है। और जो सबसे अच्छा फंड रहा है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रहा है। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो फंड रहा है वो उसने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, यानी कि ये एक पुराना फंड है, इसने काफी टाइम से मार्केट में रहा है। और इसका शार्प्स रेशियो 1.41 है। शार्प्स रेशियो हमें बताता है कि पर यूनिट जो हम रिस्क लेते हैं उससे हम कितना बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं। जितना ये रेशियो ज्यादा होगा उतना ये रेशियो अच्छा माना जाता है। तो हम ये शार्प्स रेशियो को जो है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आईसीआईसीआई का ये फंड काफी अच्छा चल रहा है, और इसका एयूएम भी अच्छा खासा है, 16,000 करोड़ के आसपास है। तो आइए इस फंड को थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में देखते हैं, फिर इसको हम कंपेयर भी करेंगे, डोंट वरी। तो आइए इस फंड को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम इसके रिटर्न्स में जाएं और देखें कि 19 जनवरी 2021 यानी पिछले 5 साल में इससे क्या सीएजीआर था, ये तो इसने 21% का सीएजीआर दिया है, एज कंपेयर टू निफ्टी 500 जिसने 14% का दिया। यानी कि इसने निफ्टी 500 से बेटर रिटर्न्स दिया, अच्छा अल्फा जनरेट किया है। वहीं अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो वॉलेटिलिटी में भी ये निफ्टी 500 से थोड़ा सा कम रहा है ओवर अ 5 ईयर पीरियड। मैक्स ड्रॉडाउन में भी ये जो है निफ्टी 500 से बेटर रहा है। मैक्स ड्रॉडाउन यानी कि निफ्टी 500 कितना गिरा था, ये 19% गिरा था, और ये फंड कितना गिरा है, ये 15% गिरा है, ठीक है। और इसका शार्प्स रेशियो जो है वो भी बेटर है। तो यानी कि एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क इसने काफी अच्छा जो है परफॉर्म किया है। अब अगर इसके हम पोर्टफोलियो पे जाएं, किसने जो है किया क्या, इसकी होल्डिंग्स क्या रही हैं, तो इसकी होल्डिंग्स जो है आप देख सकते हैं ये अच्छा क्यों रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बिजनेस साइकिल फंड की जगह ना एक लार्ज कैप फंड है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 82% इसका लार्ज कैप होल्डिंग है, 10% मिड कैप है, और सिर्फ 7.5% स्मॉल कैप है। तो यानी कि ये मेजॉरिटी लार्ज कैप की तरफ फोकस कर रहा है। तो ये बिजनेस साइकिल फंड नाम का, बट इसने जो है इसका मेन चीज जो है वो ये है कि ये लार्ज कैप पे फोकस कर रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। ऑब्वियसली ब्लैक रॉक ने अपना एक्सपेंस रेशियो उससे कंपैरेटिवली कम रखा। अब हमने एक एग्जांपल देखा है, बट अब हम क्या करेंगे, अब जो है ना हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, कंपैरिजन के बिना काम नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स है, उसको देख लेते हैं। हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को भी देख लेते हैं, और साथ ही में हम यहाँ पे आईसीआईसीआई के बिजनेस साइकिल फंड को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये 3 फंड्स को हम जरा चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब अगर आप देखें इन तीनों फंड्स के बारे में, तो पराग पारिक का फंड जो है उसने 1 साल में 7.6% रिटर्न दिया है,
एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने जो है 13% का रिटर्न दिया है और आईसीआईसीआई प्रू बिजनेस साइकिल ने 14.54। सो 1 ईयर में तो ऑब्वियसली आईसीआईसीआई प्रू जीता है। 3 ईयर होराइजन में तीनों मोटा मोटी सेम है, 0.5 to 1% का फर्क है। 5 ईयर होराइजन में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने बेस्ट रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रू एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पर पता है एक्चुअल चीज क्या देखनी है? सिर्फ रिटर्न्स देखने वाले जो है ना, वो रिस्क को नहीं झेल पाते। हमें पता होता है रिटर्न्स जनरेट करने के लिए ना हमें वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ती है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अपने एवरेज प्राइस से कितना लेफ्ट और कितना राइट जा सकता है। जो रिस्क है ना, उसको वॉलेटिलिटी के टर्म्स में मेजर करते हो। जितना वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है उतना वो पेंडुलम की तरह ज्यादा स्विंग करेगा, और जितना ये पेंडुलम की तरह ज्यादा स्विंग करेगा उतना इन्वेस्टर नर्वस हो जाता है, और जितना इन्वेस्टर नर्वस होता है वो उस फंड में फिर मेंटेन नहीं कर पाता अपने आप को और एग्जिट कर जाता है। तो यानी कि हमारे को ये देखना है कि वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए और शार्प्स रेशियो ज्यादा होना चाहिए, यानी कम रिस्क लेके बेटर रिटर्न्स जनरेट करना है। सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखना है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो अगर हम यहां देखें तो शार्प्स रेशियो के एंगल में नंबर 1 जो है वो पराग पारिक है, 1.88, यानी कि कम से कम रिस्क लेके उसने बेटर रिटर्न्स दिए। कम से कम रिस्क लेके बेटर रिटर्न्स दिए, यानी कि अगर एक इन्वेस्टर होता जो इन तीनों फंड में पैसा डालता, तो इन तीनों फंड में पैसा डालने के बाद उसके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में टिकने के चांसेस ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी कम थी। ठीक है, ये दोनों फंड्स में कंपैरेटिवली वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अगर आप वॉलेटिलिटी देखें तो पराग पारिक की सिर्फ 8% है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की 10% है, और वहीं पे आईसीआईसीआई प्रू बिजनेस साइकिल की 11.2% है। हम एक काम करते हैं, हम आईसीआईसीआई के अलावा सेकंड बेस्ट बिजनेस साइकिल फंड पे चलते हैं। ठीक है, हम सेकंड बेस्ट बिजनेस साइकिल फंड पे चलते हैं, वो है कोटक। तो हम यहां चौथा जो फंड यहां पे जोड़ देते हैं, एक बार कोटक जोड़ देते हैं। ये कोई भी चीज रिकमेंडेशन नहीं है, ये कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस है। ठीक है, तो अगर मैं कोटक बिजनेस साइकिल फंड यहां पे जोड़ दूं तो ऑब्वियसली उसने 1 ईयर रिटर्न्स में जो है वो ना पराग पारिक को बीट कर पाया, ना एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को बीट कर पाया, 3 ईयर रिटर्न्स में भी नहीं कर पाया। उसका शार्प्स रेशियो भी सबसे कमजोर है, 1.01 है, और वॉलेटिलिटी भी सबसे ज्यादा 12.62% है। तो बेसिकली इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि बिजनेस साइकिल जो फंड है ना, अगर आप बिजनेस साइकिल फंड्स को देखें तो उनकी जो 3 ईयर वॉलेटिलिटी है वो बहुत हाई है। यहां पे आप देखें एचएसबीसी बिजनेस साइकिल का वॉलेटिलिटी 16% है एज कंपेयर टू पराग पारिक जिसका 8% है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। उसी जगह बड़ौदा बीएनपी पारिबा का 13.32% है, टाटा बिजनेस साइकिल का 12.99 है। और देखिए अगर मैं इतना रिस्क ले रहा हूं, अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन करीबन 1.5 से 2 गुना है पराग पारिक जैसे फंड का, तो भाई मेरा रिटर्न भी तो 1.5 से 2 गुना हो। तो अगर पराग पारिक ही मुझे 3 साल का 20% के आसपास एवरेज दे रहा है, तो भाई ये सब फंड्स तो फिर या तो मुझे 30% रिटर्न दे, 28% रिटर्न दे कंपाउंडेड बेसिस पे, तो बात समझ आती है। भाई देखिए हम क्या करते हैं, हम जब स्मॉल कैप फंड में पैसा डालते हैं तो स्मॉल कैप फंड में हमारी इच्छा होती है कि हमारा रिटर्न ज्यादा हो। उधर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तगड़ी वॉलेटिलिटी होती है, पर हम क्यों झेलना चाहते हैं? क्योंकि हम लंबे समय तक रहना चाहते हैं। पर ये जो बिजनेस साइकिल फंड है ये तो फ्लेक्सी कैप की तरह काम कर रहा है। एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह काम करने वाले दूसरे फंड में जो है मैं रिस्क भी ज्यादा लूं और रिटर्न्स भी फ्लेक्सी कैप जितना कमाऊं, तो भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा? और लोग है ना, लोग जब 20 साल 15 साल के इन्वेस्टमेंट की प्लान करते हैं ना, तो वो रिटर्न्स देख के प्लान करते हैं, रिस्क देख के नहीं करते। तो रिस्क जब आप मैनेज करोगे ना, तो आपकी गेम में बने रहने की चांसेस ज्यादा होंगे। हर बॉल पे छक्का मारने वाले जो फंड्स होते हैं वो बहुत जल्दी आउट भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ कुछ साल में बहुत खराब रिटर्न्स भी देते हैं। आपने ऐसे कई फंड्स देखे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में नाम भी बता देना। तो जब आप ये एनालिसिस कर रहे होगे तो आपको समझना चाहिए कि कोई भी बिजनेस साइकिल फंड जो है वो एक्चुअली अपने आप में एक फ्लेक्सी कैप फंड है, बट थोड़ा रिस्क ज्यादा ले रहा है। तो क्या आप रिस्क के लिए तैयार हो, वो आपको चेक करना है। अब यहाँ पे क्या है, आप अपने लिए एक फैक्टर मॉडल भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ये रेडीमेड फैक्टर मॉडल है, संजय कथुरिया बेस मॉडल है। फैक्टर मॉडल क्या होता है? फैक्टर मॉडल 4-5 फैक्टर्स पे, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया, रोलिंग रिटर्न्स हो गया, इन सब चीजों पे आपके उस पर्टिकुलर फंड्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर आपको भी ये वाला फैक्टर मॉडल एज इट इज अप्लाई करना है, जो मैं पर्टिकुलरली अपने फंड्स के लिए यूज करता हूं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है शार्पली का, आप उधर जाके यूज कर सकते हैं। और आप कोड संजय के 15 यूज कर सकते हैं। ये कोड के साथ आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हर बार जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो ना, आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जिसपे आप डिपेंड कर सको, ताकि आप भी एक अच्छा राइट डिसीजन ले सको। तो इसको एक खर्चा मत मानिए, इसको निवेश मानिए, क्योंकि मैं भी ये पर्टिकुलर चीज खुद भी यूज करता हूं। तो आप ये सेम संजय कथुरिया बेस्ड मॉडल या अपना भी खुद का मॉडल डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके उसमें लॉग इन करिए, संजय के 15 यूज करिए और ऑब्वियसली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करें। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इक्विटी स्मॉल कैप की जगह यहां पे हम डाल देंगे बिजनेस साइकिल फंड। भाई डिटेल में वीडियो बन रही है, पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लो, अभी के अभी कर लो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने जब अपने फैक्टर के हिसाब से यूज किया तो हमारे को एचएसबीसी बिजनेस साइकिल फंड एक पर्टिकुलर फंड आ रहा है, पर ज्यादा फंड्स आ नहीं पा रहे हैं। यानी कि बिजनेस साइकिल एज अ कैटेगरी बहुत ही रिस्की कैटेगरी है, हाई रिस्क है। फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप जो काम कर रही है वही काम आपके लिए कर रही है।
और जो सबसे सक्सेसफुल बिजनेस साइकिल फंड है वो फ्लेक्सी कैप की तरह ही एक्ट कर रहा है। उसमें सबसे ज्यादा लार्ज कैप का जो है इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से उसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। पर जबकि फ्लेक्सी कैप से उसकी फीस करीबन 10 से 20 पैसा ज्यादा होती है। यानी कि बिजनेस साइकिल में रिस्क ज्यादा है, यह हमें याद रखना चाहिए। और जब भी आपको अपने फंड सिलेक्ट करना हो तो इस तरह से फैक्टर मॉडल से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के चौथे सेक्शन में कि क्या हमारे लिए ये चीज बनी है, किस तरह के इन्वेस्टर के लिए चीज बनी है। तो जैसे हम लोग अब समझ ही गए हैं कि ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए चीज बनी। अब इसको समझने के लिए मैं एआई का इस्तेमाल करूंगा। और कैसे करूंगा, यहां पे इन्होंने जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड का किम दिया हुआ है। किम मतलब क्या होता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, तो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे और यहां पे हम वो वाली फाइल को जो है अपलोड कर देंगे। अब ये जैसे ही अपलोड होगी, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड। टॉक अबाउट रिस्क लेवल, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पावर टू फेस वॉलेटिलिटी। भैया वॉलेटिलिटी से जब डरते हैं, अभी हमारे को फोन आने लग जाते हैं कि सर देखो मार्केट ऑलरेडी इतना गिर गई है, मेरा म्यूचुअल फंड एक साल से बढ़ा नहीं है। पहले बोलते हैं 20 साल इन्वेस्ट करेंगे, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई एक साल के अंदर ही हमारे को तो उतना 12% रिटर्न तो मिला नहीं सर। तो फिर समझाना पड़ता है भाई 20 साल के दौरान मिलता है, किसी साल 70% मिल जाएगा, किसी साल 0% मिलेगा। आ गया जी जवाब बहुत अच्छे से। पहला है कि दिस प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर सीकिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। लॉन्ग टर्म, इट इज डिजाइन फॉर दोज लुकिंग एट टू इन्वेस्ट स्पेसिफिकली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। The risk profile of this scheme is classified as very high, high नहीं, very high, according to riskometer provided in the documents. While a specific number of years is not explicitly mentioned, मतलब हमारे को नहीं पता, but to generate long term appreciation आपको लंबा समय रुकना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है, मिनिमम 5 to 7 years। अगर आप 5 to 7 years का होराइजन देख रहे हो तो इस तरीके के फंड्स में आपको जाना चाहिए। पावर टू फेस वॉलेटिलिटी, इन्वेस्टर्स इन दिस फंड मस्ट हैव द पावर टू फेस वॉलेटिलिटी, सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी, मतलब बहुत जबरदस्त वॉलेटिल एंड पोटेंशियल लॉसेस फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्यों, नेचर ऑफ एसेट है, यहाँ पे आपके पास इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, डेरिवेटिव्स का एक्सपोजर है, कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स में भी कर सकते हैं, जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट लॉस हो सकता है। एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, यानी कि सेक्टर्स को खोजा जाएगा कि अगला सेक्टर कौन सा अच्छा होगा, और अगर वो खोज सही नहीं रही तो आप भी जानते हैं क्या हो सकता है। तो यानी कि ओवरऑल एक बहुत हाई रिस्क पर्टिकुलर ये फंड है। तो आपको तभी ये लेना चाहिए, तभी इस कैटेगरी में आना चाहिए। अब इस फंड को लेना चाहिए कि नहीं, उस पर हम आते हैं। तभी इस कैटेगरी में आना चाहिए जब आपका एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म होराइजन हो, वॉलेटिलिटी को झेलने की क्षमता हो, और उसके अलावा आप कैपिटल अप्रिसिएशन देख रहे हो और ठहराव रख सको, आराम से ठहराव रख सको, डरो मत, ड्रॉडाउन से मत डरो। तो भाई ऐसे फंड में नहीं, ऐसी कैटेगरी में आना चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है कि भाई ये जो जियो ब्लैक रॉक का फंड आ रहा है, इसके एनएफओ में अप्लाई करूं कि नहीं करूं। अब मेरा जवाब बड़ा सिंपल है। तो गाइस, जब एक कैटेगरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और ऐसा कुछ नया नहीं आ रहा है इस कैटेगरी में, मेरे पास ऑलरेडी 18 म्यूचुअल फंड है, तो मैं जनरली उस एनएफओ में नहीं अप्लाई करूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस एनएफओ की परफॉर्मेंस को 1 साल मॉनिटर किया जाए। इसी तरीके से मैंने एक पर्टिकुलर मल्टी कैप था, उसकी परफॉर्मेंस को 1 साल देखा, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि शायद हम उस पर कुछ एक्सपोजर ले सकते हैं। उसने अच्छा परफॉर्म किया और उसके रिस्क रिटर्न मेजर्स बेटर थे। देखिए, रिस्क रिटर्न मेजर्स देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ रिटर्न मेजर्स से कुछ नहीं होता। तो आपको भी इस फंड को आने के बाद 1 साल देख लीजिए। कोई आप ऐसा कोई फोमो मत रखिए कि अचानक से ये फंड आपको 300% रिटर्न देने वाला था। ऐसा कोई फंड पैदा ही नहीं हुआ जो साल में 300% रिटर्न दे दे, 20, 50, 40, 60% एक ही साल में अचानक से रिटर्न दे दे, जो नया नया फंड है। मार्केट्स आपको पता है, मार्केट्स के हिसाब से चलेगा। ये बेंचमार्क इसने निफ्टी 500 रखा है, यानी कि एक फ्लेक्सी कैप फंड है, बस सेक्टर रोटेशन पे ज्यादा फोकस करने वाला। और अगर आपको लगता है नहीं जी मुझे तो बिल्कुल करना ही है सर, ये तो जियो ब्लैक रॉक का फंड है, देश के सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट एएमसीज का फंड है, आई वांट टू पार्टिसिपेट, देन इन दैट केस अगर आप पार्टिसिपेट करना भी चाहते हो, समझिए आप 50,000 की एसआईपी करते हो, 2,000 रुपए की करके देख लो एक बार। ठीक है, छोटा अमाउंट डाल के देख लो, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए करके देख लो। सारा जो आपका बना बनाया मामला है ना, उसको डिस्टर्ब करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। पता चला आपने वहां से निकाल दिया, वहां पे गेन्स टैक्स लग गया, कंपाउंडिंग का बेनिफिट रुक गया, यहाँ पे आपने डाल दिया। सो अभी इतना मत करिए, आइडियली एक बार अवॉइड कर लीजिए। और अगर नहीं अवॉइड करना है, डालना ही डालना है, तो जितना एसआईपी डालते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं उसका 5% के आसपास डालेंगे तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसी के। बट याद वो रखना है कि रिस्क आपको देखना पड़ेगा, रिस्क बहुत ज्यादा होता है इस पर्टिकुलर फंड में। लंबे समय के लिए होना चाहिए, एटलीस्ट 5-7 साल के लिए मिनिमम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा ज्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का प्रोडक्ट है ये। और फ्लेक्सी कैप के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता कुछ बहुत अमेजिंग कुछ मेरे को चीज ऐसे ही दे रहा है जो फ्लेक्सी कैप नहीं दे पा रहा है। फ्लेक्सी कैप मुझे काफी कम रिस्क लेके काफी ठीक ठाक रिटर्न्स दे पा रहा है इस केस में। तो ये मेरा टोटल विश्लेषण था भाई।
अब आपको पसंद आया हो तो मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ भी बात आपको लगी हो अच्छी कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके इसकी रिसर्च करी, इतना ब्रेकडाउन किया, कंपैरिजन्स किए, अच्छा लगा तो जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को एटलीस्ट 10-20 दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको फोमो रहता है कि एनएफओ आ गया, एनएफओ आ गया, अप्लाई करूं नहीं करूं, तो आई एम श्योर उनको इससे बहुत मदद होगी। अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे इस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाता है, तो मास्टर क्लास अटेंड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म का भर के उसके एंड में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको मेरे जैसा फैक्टर मॉडल चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। संजय के 15 यूज करके आप उसको अवेल कर सकते हैं और उस पे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको एक टूल मिल जाएगा जिससे आप म्यूचुअल फंड्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल पूछना चाहूंगा। जियो का फ्लेक्सी कैप फंड आया था 3 महीने पहले, अब उसको 3 महीने हो गए हैं। तो क्या आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं कि पिछले 3 महीने की उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है एज कंपेयर टू अदर फंड्स? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जियो फ्लेक्सी कैप लिख दीजिए। अगर आपने 3000 कमेंट कर दिए जियो फ्लेक्सी कैप के, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी एनएफओ जब आता है तो पहले 3 महीने में उसकी किस तरह से परफॉर्मेंस हुई है जियो ब्लैक रॉक के केस पे। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।